Hello everyone. In this video we will read to the third part of the major physiographic division under the chapter 2 Physical Features of India of Social Science book Contemporary India first of class 9. So let's discuss third major physiographic division of India, the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau means Prayadeep Pathar. The Peninsular Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hill. जो पेनिसुलर प्लेट्यू है एक टेबल लैंड की आकृति वाला एक स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय और एगोनियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है और यह गोंडवाना भूमि के जो गोंडवाना भूमि होती है उसके ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से बना है बनने के कारण यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इस पेनिसुलर प्लेट्यू में ब्रॉड और शैलो वैलीज और राउंडेड हिल्स भी हैं और दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स आर फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड, सेकेंड डेक्कन प्लेट्यू। जो ये पेनिसुलर प्लेट्यू है इसके दो मुख्य भाग हैं। फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड मीन्स मध्य उच्च भूमि और सेकेंड डेक्कन प्लेट्यू मतलब दक्कन का पठार। So let's discuss each of them in detail. First, this image is show of which area is divided, which area is in India are Central Highland and which are the Deccan Plateau. The Central Highlands. The part of Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is now a Central Highland. The extent of Central Highlands is from Vindhya to Aravalli Hills. The slope of Central Highlands is from southwest to northeast. जो सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च भूमि जो है ये नर्मदा नदी के उत्तर में जो पेनिसुलर प्लेट्यू है प्रायद्वीपीय पठार है उसका एक भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है और उसे मध्य उच्च भूमि के ही नाम उसे ही सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। और यह जो सेंट्रल हाईलैंड है विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द रिवर Chambal, Sindh, Betwa and Ken flow are according to the slope of the plateau. The Central Highlands are wider in the west and are narrower in the east. The Chota Nagpur Plateau is the eastward extension of Central Highlands. The Chota Nagpur Plateau is drained from Damodar River. यह जो पश्चिम में ये जो सेंट्रल हाईलैंड है धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीली मरुस्थल में मिल जाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं और इस प्रकार वे इस क्षेत्र की ढाल को दर्शाती हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये पश्चिम में थोड़ा ब्रॉड है और लेकिन पूर्व की तरफ जो इसका विस्तार है वो बहुत ही नैरो है और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड या और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और इसके साथ ही पूर्व के जो इसके विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। डेक्कन प्लेट्यू. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. It is separately by fault from the Chota Nagpur Plateau. जो डेक्कन का प्लेट्यू है एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी और मैकाल पर्वत श्रृंखला इसके पूर्वी हिस्से तरफ पूरा फैला हुआ है। अगर भारत के जो फिज़िकल मैप है उसमें
आप देखेंगे तो इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं को अच्छे से पहचान पाएंगे। इनकी स्थिति कहाँ से कहाँ तक है वो आप देख सकते हैं। और जो डेक्कन प्लेट्यू है पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की तरफ कम ढाल वाला है, और इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व की तरफ भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार भी और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो जाता है। हाँ, अलग हो गया। और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं जो कि गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। द वेस्टर्न घाट्स Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Their average elevation is 900 to 1600 meters. वेस्टर्न घाट जो पश्चिम घाट है पूर्वी घाट की अपेक्षा दक्षिण के पठार में पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिम घाट पर स्थित है। और पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और वे सतत हैं और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के जो इंडिया का जो फिजिकल मैप है उसमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट को आप पहचान सकते हैं। और पश्चिम का जो वेस्टर्न घाट है पूर्वी घाट की अपेक्षा ये थोड़ा ऊंचा है, और जो पूर्वी घाट है ये 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into He Bay of Bengal. Their average elevation is 600 meters. जो पूर्वी घाट का विस्तार है, ईस्टर्न घाट मीन्स पूर्वी घाट है प्रायद्वीपीय पठार में। इसका जो विस्तार है ये महानदी की जो घाटी है वहाँ से दक्षिण से होती हुई नीलगिरी तक है। और पूर्वी घाट का जो विस्तार है ये बिल्कुल सतत नहीं है, मतलब बिल्कुल एक समान नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं ने इनको काट दिया है, मतलब इसी वजह से ये अनियमित है, एक सतत रूप में नहीं है। और पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा जो है घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। और पश्चिम घाट को बहुत सारे वहाँ के लोकल नाम से भी जाना जाता है। जो पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुड़ी और जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर और डोडा बेटा 2633 मीटर के लगभग है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जो कि 1500 मीटर है। और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रायद्वीपीय ये पेनिसुलर प्लेट्यू की एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली जो ब्लैक सॉइल है जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल एग्यूनियस हैं। ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये गुजरात से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है।